नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी। पहले मैं आपको बता दूं कि हमें हम जब सासाराम के रहने वाले हैं, जो कैमरे में दिख रहे हैं वो भी सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम से मुंबई जाने के लिए, महाराष्ट्र जाने के लिए एकमात्र ट्रेन है बॉम्बे मेल, जो कि सुबह 5 बजे हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है सासाराम। और उसी से लोग बॉम्बे जाते हैं उस ट्रेन को पकड़कर। लेकिन जो जिनका नाम मैंने बताया, कमलेश कुमार गुप्ता जी, इनको मुंबई जाने में बहुत लंबा समय लगा। और ये बॉम्बे में से नहीं गए, पहले दिल्ली गए, फिर उसके बाद पौंडीचेरी गए, फिर मुंबई का सफर तय हुआ। और ये क्यों हुआ, खुद आप उनके जुबानी से सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख को एक मूवी रिलीज होने जा रही है, मिस्टर समबडी। मिस्टर समबडी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। और बड़े प्लेटफॉर्म पे ये मूवी रिलीज होने जा रही है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप जो 16 तारीख को जरूर देखिएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश कुमार गुप्ता जी, रोहतास पत्रिका में। थैंक यू सो मच रवि प्रशांत यार, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी फिल्म जो है मिस्टर समबडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है। और मैं उस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से बहुत सारे एक यूनिवर्सल ऑडियंस से जुड़ पाऊंगा। बहुत सारे लोग उस फिल्म को देख पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, न्यूज़ है और अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। आप आपको कैसा लग रहा है, ये फिल्म एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरे करियर में एक माइलस्टोन है। कि अगर अगर मेरी जगह कोई भी होता, उसकी अगर फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, तो हर किसी के लिए खुशी की बात होती। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी टीम के सारे लोग एक्साइटेड हैं। मेरे एक्टर्स, मेरे क्रू मेंबर्स जितने हैं, टेक्निकल पीपल जितने हैं, दे आर लिटरली एक्साइटेड कि यार अपनी फिल्म हमने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मेरी अपनी फिल्म को एक जगह मिली, एक रिस्पेक्टेड और खूबसूरत जगह मिली जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी फिल्म को देख सकते हैं। तो बहुत खुश है, सब कोई खुश है। आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो हाँ, आपको ये मूवी कैसे आई दिमाग में कि ये चलो ये मूवी बनाते हैं? ओके, फाइन। ठीक है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया था। और काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अभी टाइम हो गया कि मुझे कुछ अपनी फिल्म सोचनी चाहिए शॉर्ट फिल्म के तौर पे। और मुझे एक फिल्म बना के देखना चाहिए कि मैं बना सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक से आप असिस्टेंट होते हो, तो आप सीख रहे होते हो, समझ रहे हो, तो आपका वो विजन नहीं होता है। एक डायरेक्टर का विजन होता है जिसमें आप असिस्ट कर रहे होते हो और डायरेक्टर को उस विजन को कंप्लीट करने के लिए आप उसको हेल्प कर रहे होते हो। लेकिन जब आप डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर चाहे शॉर्ट फिल्म का हो, डॉक्यूमेंट्री का हो या फीचर फिल्म का हो, तो एक डायरेक्टर का विजन होता है और विजन के माध्यम से लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ, इनका स्टोरी टेलिंग ये है, ये कहानी ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और समाज में बेसिकली हम लोग जो कहानियां कहते हैं, या तो समाज की होती है, या फिर किसी इंडिविजुअल की होती है, या फिर हमारे देश की होती है। तो आप किसी कहानी को कैसे सोचते हैं और उसको फिर विजुअल और ऑडियो मीडियम के थ्रू आप कैसे आप दिखा पाते हैं ऑडियंस को, तो ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो तो मेरे लिए अभी चैलेंज था। तो अभी 3 दिन बाकी है, आज तो 3 दिन बाकी है रिलीज होने में। तो जो जी, मेरे दर्शक होंगे उनको थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आखिर इस मूवी में क्या है, जो दर्शक आपको इस मूवी को देखने जाएं। कुछ कुछ थोड़ा सा, क्योंकि पूरा मूवी तो बताने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सिर्फ एक बिल्कुल हल्का एक टीजर ऐसा बिल्कुल बता दीजिए कि इस मूवी में बिल्कुल है क्या आखिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी फिल्म है जो सस्पेंस सोशल ड्रामा है। और सोशल ड्रामा सस्पेंस ये है कि आपको फिल्म शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जब आप पूरी फिल्म देखेंगे, तब मालूम चलेगा कि मैंने एक सोशल इशू है, एक सोशल इशू को मैंने इस फिल्म के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश की। और सोशल इशू ये है कि मैंने जो कानून व्यवस्था है, अपना जो जुडिशियरी सिस्टम है, उसके अंदर जो लूप होल्स इतने हैं कि लिटरली उसमें हमारी हमारी मतलब पूरी आम आम जनता फंसी हुई है।
और उसको मैंने इस फिल्म के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से इस जुडिशियरी सिस्टम के विक्टिम बने हुए हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग हेल्पलेस हैं। तो क्या ये जो पुरानी मूवी एक आई थी सनी देओल की, दामिनी, जिसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या कुछ ऐसा कुछ इससे मिलता जुलता क्या आपकी मूवी है? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं आप, इस मूवी का भी थोड़ा सा बताया आपने। तो क्या इस ये जो मूवी आ रही है सिस्टम के ऊपर है, या सिस्टम को कटाक्ष कर रही है? बिल्कुल, देखिए सन्नी पाजी की मेरा सन्नी पाजी मेरे हमेशा से फेवरेट रहे, मेरे बचपन के हीरो वही है सन्नी पाजी, उनके अलावा कोई और था नहीं, क्योंकि अरे ठीक है। लेकिन दामिनी फिल्म का ये डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे हाँ हाँ, तारीख। बिल्कुल बिल्कुल, दामिनी। तो ठीक है, वो एक पार्ट जो है बहुत ही रीजनेबल है, लॉजिकल है, किसी भी केस में ये बिल्कुल होता है कि आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते जाता है, लेकिन फैसला नहीं मिलता है, और फैसला कब मिलता है ये अनसर्टेन होता है हर केस में। तो एक वो पार्ट जो है सन्नी पाजी ने जो बोला है बहुत ही लॉजिकल, रीजनेबल, और मेरी फिल्म का एक पार्ट मैंने शायद वो मैंने दिखाने की कोशिश की, बट मेरी कंप्लीट फिल्म और दामनी कंप्लीट फिल्म अलग है। मेरी फिल्म मैंने सिर्फ इस जुडिशियरी सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स है और इससे जुड़े लोग, जो करप्ट सिस्टम है, इससे जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है उसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हाँ, बस यही है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अब बिल्कुल ये मेरी फिल्म एक कटाक्ष है, और कटाक्ष के तौर पे मैंने बताने की कोशिश की है कि हम एक आम आदमी जो मिस्टर समबडी है, एनीबडी है, वो किस तरीके से हेल्पलेसली उसमें फंसा हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस जब तक से सिस्टम नहीं बदलता है, आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपके लाइफ से जो जुड़ा है। मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत गूगल किया और लोगों से जानकारी ली, जहाँ पर रहते थे पहले, विक्रमगंज में आपका जो होम टाउन है। तो मुझे पता चला कि आप सीडी बेचते थे। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आज लोग, आजकल का जो होता है, लोग इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? सीडी बेचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चला, तो इसमें जी जी कितनी जी सच्चाई है? मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा, क्योंकि आपने किया है कि नहीं किया है, जी जनता जी तो जी जी, जानना चाहती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या 2005 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था एएस कॉलेज से, अंजबी सिंह कॉलेज से। और 2005 में ग्रेजुएशन के बाद ऐसा अपने पास मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था कि ग्रेजुएशन कर लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, नौकरी करना है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिक मैं ब्लैंक हो गया कि मुझे अब करना क्या है, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, ना ही कोई ऐसा सजेशन, ना कोई में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे ऐसा लग गया था कि मतलब चलो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, उसके बाद अब चलो कुछ तो करते हैं। तो 2005 के आसपास सीडी का प्रचलन ज्यादा था, मार्केट में सीडी एक नया है। चीज बिल्कुल। था। और सीडी के साथ में मैं दो चीज करता था, पहले सीडी के साथ में जो WLL जो पंचायत में चलता है जो टेलीफोन हाँ। का, ठीक है, तो वो भी था और सीडी था, दोनों चीज को मैं 2 साल तक मैंने सेल किया, 2005 से 2007 तक मैंने। और 2007 में फिर सीडी का जो है जमाना थोड़ा सा डाउन हुआ, और जो जो ये रहा 2007 के आसपास बहुत सारे मोबाइल्स आ गए, उस समय तक मोबाइल्स नहीं थे। रिलायंस का एक मोबाइल आ गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि पूरे गांव में, समाज में फोन, सबके इंडिविजुअल के पास फोन आ गए, तो बिल्कुल। लोगों का टेलीफोन पे आना बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो उनका आना बंद होगा, मेरा बिजनेस बंद हो गया। अब 2007 के बाद भी अब क्या, तो वो फिर था 2 साल का मेरा दौर था जो मैंने सीडी बेचे थे। बिल्कुल। और टेलीफोन भी चलाया था 2 साल तक कंटिन्यू, मैंने अपने गांव मोहनी जो है मेरा, मैंने हम्म। चलाया। जी। तो जैसे मैंने पहला कहा कि आप मुंबई जाने के लिए पहले दिल्ली गए, पौंडीचेरी गए, तो दर्शक जो जानना चाहते हैं ना कि इतना लंबा सफर क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन ट्रेन खुलता है हमारे यहाँ से 5 बजे सुबह, तो फिर लंबा इतना जर्नी क्यों? मुंबई आने का कभी मेरे मन में विचार नहीं था, ना कोई सपना था, ना मुझे कभी फिल्म मेकर बनना था, ना मैंने कभी सोचा था। मुंबई के बारे में ख्याल आना भी लगता था कि मैंने कोई अपराध कर दिया, ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते, अपराध मतलब ख्याल भी नहीं आता है। फिर- देखिए, घर से बाहर निकलने का मतलब ये था कि 2007 में पूरा बिजनेस खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मेरी माँ ने बोला कि अब क्या करोगे, अब गांव में कुछ है नहीं, अपॉर्चुनिटी है नहीं, और तुम्हारे फादर की पूरी लाइफ यहीं गुजर गई, उन्होंने कुछ किया नहीं, अब तू क्या करेगा बता, तो बाहर निकल कहीं जा। तो हमारे बिहार के लोगों के लिए दिल्ली सबसे आसान जगह होता है, सब लोग प्लान करके दिल्ली जाते हैं,
क्योंकि दिल्ली मतलब वहां पे अपने अपने लोग मिलते हैं, एक जाना पहचाना शहर होता है, हर कोई और वहां चला जाता हर कोई सरवाइव ही कर लेता है दिल्ली में। है, हर कोई सरवाइव कर लेता है, आपके जानने वाले ऑलमोस्ट वहां लोग मिल जाते हैं। तो आपके लिए कोई एलियन शहर नहीं होता है कि यार दिल्ली में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कुछ करेंगे, तो वहां पे अपनी जनता है। तो 2007 में मेरी माँ ने कहा कि जाओ, और पैसे के तौर पे उनके पास LIC का 10,000 रुपए था। उन्होंने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद 10,000 रुपए दिए और बोले कि तुम निकलो। मैंने बोला कि दिल्ली में जाके करूंगा क्या। तो एक मेरा दोस्त था, मेरे गांव का ही दोस्त था, और जो कि जहानाबाद झारखंड में रहता था। उससे मैंने पूछा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे दिल्ली में जाना, मैं क्या करूं। तो उसने मुझे बताया कि देखो कॉल सेंटर का जमाना है, कॉल सेंटर में काम करोगे तो शाहरुख खान से बात, अनिल अंबानी से बात, किसी उसको उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थे उसने मुझे बताया। और मैंने वो सपना देख लिया कि वाह ऐसी बात है क्या, कॉल सेंटर। क्योंकि उसके बाद प्रोफेशन देखिए, क्योंकि 2005 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने का कोई आइडिया था नहीं, ना मेरे पास कोई गाइडेंस था कि यार तुमको जाके MBA करना चाहिए, MCA करना चाहिए, या मेडिकल करो, या फिर उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, ना ही कोई गाइडेंस था। तो मैं एकदम बिल्कुल मेरे सामने फ्यूचर और सब चीज ब्लैंक था। मेरे पास जो मेरे लिए बेहतर दिखाई देता और सुनाई देता, मैं उसके पीछे भागना शुरू कर देता। तो उसने जब मुझे कॉल सेंटर के बारे में बताया तो फिर मैंने बोला कि दिल्ली में मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर मैंने अपने गांव के दोस्त जो मेरा बैचमेट था उसको मैंने कॉल किया, उसके घर से नंबर लेके, तो मालूम चला कि वो MCA करके वो मुंबई में है ऑलरेडी। फिर मैंने बोला कि यार मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली में कहीं रहने का जुगाड़ बताना भाई मुझे। तो बोला क्या करोगे, मैंने बोला कि यार जाके मुझे कॉल सेंटर में काम करना है। तो लगा ठीक है ठीक है। फिर उसने मुझे एक रेफरेंस दिया, ही इज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। उसने मुझे रेफरेंस दिया, मेरा रहने का वहां जुगाड़ कराया, और मैं 10,000 रुपए लेके मैं आरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, और जन साधारण एक्सप्रेस में जो जो जनरल टिकट बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। तो जन साधारण एक्सप्रेस में मैं बैठा और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहीं से अपना पॉलिथीन का बैग, जो जूट वाला बैग नहीं होता है जिसमें 2 पाइप बिल्कुल लगे बिल्कुल। रहते हैं जूट का, एकदम। और स्लीपर पहन के, हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं था जो एटिकेट्स होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कोई आइडिया। जो देखिए आपको सर्वाइवल बहुत, आपके लिए किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी इंसान के लिए सर्वाइवल बहुत जरूरी होता है। आप सर्वाइवल के बियॉन्ड नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मटेरियल होता है और साधन होता है उसी के हिसाब से आपको सर्वाइव करना होता है मेरे ख्याल से। तो मेरे पास सर्टेन अमाउंट था, और सर्टेन अमाउंट को मुझे बचा बचा के चलना था। मैं 200 500 हजार का मैं बैग नहीं खरीद सकता था, मैं एक 200 300 का चप्पल नहीं खरीद सकता। मुझे मालूम था कि 10,000 रुपए खत्म होने तक मुझे एक जॉब करना है जिससे कि मैं सरवाइव करूं। फिर मैंने वहां से ट्रेन पकड़ा और दिल्ली रवाना हो गया। तो मुंबई तो फिर डायरेक्ट मुंबई का सफर दिल्ली तो अलग। मुंबई कैसे पहुंचे, यही तो सवाल है, मुंबई कैसे पहुंचे? आप तो निकले थे दिल्ली के लिए, फिर बहुत पौंडीचेरी बड़ी चले गए। कहानी भाई, बहुत बड़ी अब कहानी थी। तो छोट फिर छोट एकदम शॉर्ट में आप कोशिश करो कि हाँ, मैं तो अपने फिर दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली मैं में जाने कैसे के आखिर बाद, जाना हो। दिल्ली में जाने के बाद मुझे बहुत सारे वहाँ जिसके रेफरेंस से गया था वहाँ, तो वहाँ पे जिसके पास रहने गया था मैं, वहाँ सारे लोग, कोई MCA कर रहा था, कोई MBA कर रहा था, और बड़े घराने के, मतलब बड़ी बिल्कुल। बड़ी फैमिली के लोग थे। मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों ने बोला कि भाई आ गए, तुम्हारा बैग किधर है। तो मुझे अच्छा। अचानक, इतना तो कम से कम चालान तो था मैं, तो मैंने समझ चुका था कि इनको बैग चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो नॉर्मली बैग लेके आते हैं। तो मैंने झूठ बोल दिया कि ठीक है मेरे जीजा जी के पास है, नोएडा में लेके आऊंगा। फिर मैं उनके रूम में जाके फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद मैं कनॉट प्लेस गया, CP, जाके वहां से बैग खरीदा, एक दो जोड़ी कपड़े खरीदे। मुझे बोला कि इतना तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को लगे कि यार ये ऐसे ही आ गए गांव से उठ के। तो वो चीज मैंने करा, वो खरीद के लाया, और फिर उन बस लोग अच्छे थे। वहां हम्म। के जिनके पास मैं गया था, राजौरी गार्डन में मैं रहा हूँ 2 साल तक, और जितने भी लोग थे रूम में वो बिहार के लोग थे, और बहुत ही मतलब कि मुझे भाई, छोटे भाई की तरह सबने मेरे मेरे सिचुएशन को, या फिर मेरा जो उनके प्रति जो मेरा रिस्पेक्ट था, या फिर जो मेरा जो भी था, उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मतलब कि ठीक है। उन्होंने हमेशा बूस्ट किया, पुश किया, उन्होंने हमेशा गाइडेंस मुझे दिया। वहां जाने के बाद मुझे चीजें, तो बट वहां फिर जाके दिल्ली से फिर मुंबई आप पहुंचे पौंडीचेरी के रास्ते, या पौंडीचेरी कुछ करने गए थे? पौंडीचेरी क्या करने गए थे, तो फिर वहां पौंडीचेरी वहां से मुंबई? वहां मैंने 2 साल जो किए तो कॉल सेंटर में मैंने काम किए, और फिर इसके बाद म्यूचुअल फंड में मैंने काम किए।
और अच्छा म्यूचुअल अच्छा। फंड में काम करने के बाद ये जो दौर रहा है 2 साल का रहा है, और 2 साल में क्या हुआ कि फिर जब मैं म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था तो मार्केट क्रैश हो गया, ये आपका शेयर मार्केट का। फिर वहां के बाद मेरा रूम के बगल में एक बंदा एमसीए के लिए अप्लाई कर रहा था पौंडीचेरी के लिए, तो उसने बोला कि तुम भी कर दो अप्लाई। मैंने बोला कि यार मेरा एजुकेशन 2005 है या 2009 है, 4 साल का गैप है, मैं क्या करूंगा, मुझे पढ़ाई भी खत्म हो गया मेरे दिमाग से, क्या होता है। तो उसने बोला कि देखो मास कम्युनिकेशन भर दो, इसमें जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स पूछते हैं। तो उसके कहने पे मैंने फॉर्म भरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और भरने के बाद फिर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ, और लास्ट में था उसमें। तो ओबीसी कैटेगरी में मेरा लास्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, सबसे लास्ट बंदा था मैं। तो लेकिन हो गया होने के बाद मेरे मेरे रूम पे सबने सेलिब्रेट किया कि वाह इसका हो गया। फिर मैं पौंडीचेरी चला गया। तो फिर पौंडीचेरी पत्रकारिता भी किया आपने? मैंने जर्नलिज्म किया है ना, मैंने मेरा हाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में है ना। अरे दैट्स ग्रेट। मैंने फिर मास्टर्स उसके किया है बाद जर्नलिज्म। फिर उसके बाद सफर दो वहां से। 2 साल वहां मैंने कोर्स किए, और मैं बस वहां की अलग दुनिया थी, वहां के अलग लोग थे, वहां एक्सप्लोर किया। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया वहां से डायरेक्ट, क्योंकि दिल्ली में जर्नलिज्म के बहुत सारे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज थे। बिल्कुल। वहां पे मैंने 15-20 दिन ट्राई किया। मेरे पास पैसे थे नहीं, सरवाइव करना था, नौकरी चाहिए था, मेरे पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं पागल हो रहा था कि यार मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं कहाँ सर्वाइव करूंगा, मुझे रहना है, खाना है। इसके बाद मुझे एक रेफरेंस मेरे प्रोड्यूसर, सॉरी, मेरे प्रोफेसर से एक रेफरेंस मिला कि दिल्ली में, मुंबई में एक कैमरामैन है, आप उनको असिस्ट करना चाहो, क्योंकि मैंने उनको कॉल किया था कि मुझे काम के लिए कुछ रेफरेंस दीजिए। तो उन्होंने मुझे मुंबई के लिए बोला कि कैमरामैन, आप कैमरा में असिस्ट करोगे? मैंने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कराओ तो सही। फिर वैसे उसको मैंने, उन कैमरामैन मतलब को मैंने, ये पूरा सिलसिला चलते रहा, या पहले दिल्ली में आपने म्यूचुअल फंड में काम किया, कॉल सेंटर में काम किया, फिर पौंडीचेरी गए मास कम्युनिकेशन करने, फिर दिल्ली वापस आते हैं, यहाँ पत्रकारिता में कुछ नौकरी मिल जाए, दिल्ली में नौकरी नहीं मिला, फिर ये सफर तय होता है, मुंबई आप पहुंच गए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन के पास मैंने दिल्ली से कॉल नहीं किया, डर के मारे कि ऐसा ना बोल दे कि अच्छा नहीं अच्छा। नहीं अभी तुम दिल्ली में रहो, मेरे पास काम नहीं है। मैंने बोला कि जाऊंगा मुंबई, या मुंबई पहुंचने के बाद उसको कॉल करूंगा, ताकि उसको लगे कि हाँ यार दिल्ली से तो बंदा आ गया, इसको दे दो काम दे दो। मैं इस ख्याल में था। लेकिन मुंबई में आने के बाद, उसको कॉल करने के बाद, उसने 7 सेकंड का कन्वर्सेशन था मेरा। मैंने बोला कि हम्म। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ, और आपका रेफरेंस इन्होंने दिया है, और सर मुझे आपसे काम। उसने बोला कि भाई अभी कोई जॉब नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट है नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा आपको। और मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं बोलूँ सर एक बार मिल लेता हूँ, मिलने का मौका दीजिए। उसने ना बोला, फोन कटा, और मैं धरातल पे फिर आ गया। मैं फिर वही मेरे लिए सामने दुनिया ब्लैंक। अब मैं क्या करूं? अब मैं साला उधर दिल्ली में था, मेरे लोग थे, मुंबई में आके मैं यहाँ क्या करूं? मुंबई में आके फंस गया। तो मुंबई में फिर यहाँ से मैंने फेसबुक के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ, मेरा कनेक्शन शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग मिले। मैंने रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया, बहुत सारे लोग मिले, और उसके हिसाब से मुझे पहला पहला जॉब मिला था, सिगरेट की तरह फिल्म का नाम। बहुत बहुत। तो चूंकि समय का तो दबाव है, तो ये मेरा आखिरी सवाल है कि आप नया प्रोजेक्ट क्या लेकर आ रहे हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी? नया आपका प्रोजेक्ट क्या है? नई फिल्म मैंने प्रोड्यूसर्स को पिच कर रखी है। मेरी फिल्म ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइटिंग उसकी कंप्लीट है, और अ, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं फरवरी में शूट करने का। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं आप सबको गुड न्यूज़ दूं। कुछ लोगों को मैं पिच कर रहा हूं, और चीज़ें प्रोग्रेस में है, और हो सकता है। तो एक मैं फीचर फिल्म कंप्लीट 2 घंटे की जो फीचर फिल्म, हिंदी फीचर फिल्म होती है, उसको मैं प्लान में कर रहा हूँ। ये मेरी अगली है। बहुत खूब। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जितने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो 16 तारीख को जाइए, और आप कहाँ देखना है, हॉट स्टार खोलिए, और वहां पे ये मूवी रिलीज होगी, सम मिस्टर समबड़ी। जरूर देखिएगा। और आप अगर फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी, तो फेसबुक पे हैं, आप जुड़िए, सवाल कीजिए, पूछिए इनसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब कि आपने मेरे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि प्रशांत यार, हम लोग कल नहीं बात कर पाए, लेकिन आज मौका मिला, आज इतना अच्छा बात हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन योर शो। रोहतास पत्रिका इज डूइंग रियली थैंक रियली ग्रेट। वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा किसी वजह से, किसी कारण से फिर बिल्कुल, मिले और हमारी मुलाकात हो। अगले प्रोजेक्ट को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू। Thank you so much. Thank you.